30 सेकंड है तुम लोगों के पास चोटी खाली करने के लिए। मेरी बीवी की सर्जरी मैं खुद करूंगा। जी रहा था सालों से बनकर गद्दार, धोखा दे गया जिसका पहला प्यार। एक डिलीवरी बॉय जिससे मिलती थी बस धुतकार, दामाद बनकर जैसे ही पहना शर्तों का हार, सारी दुनिया में मच गया हाहाकार। सुनिए एक डिलीवरी बॉय के डायनामाइट बनने की कहानी, के फॉर किंग। कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। पूरे घर को जला के राख कर दो। मारो! जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत! 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 मारो! हमारा इंसाफ कपूर परिवार की लाशों से होकर गुजरेगा। आज कपूर वंश का आखिरी दिन है। जला दो! जला दो! भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल से हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा वेद। मैं आप लोगों के बिना नहीं जाऊंगा। चलो मम्मी पापा, हाथ दो अपना। भाग बेटा, आजा बेटा। अरे गद्दारों का पिल्ला जिंदा बच के भाग रहा है। लेट्स गो। चलो। उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ने लगे, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। लेकिन अचानक वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, पर आंखें चमक रही थी। तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। 16 साल बाद उस रात की आग वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो कातिलों से बचने के लिए भागा था, आज वो उन कातिलों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। मैं वापस आ गया हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बहुत हाथ पैर मार के उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को दीवारें उसकी व्हाट्सएप स्टेटस हो जाती थी, जहां वो अपना दर्द नहीं, अपना मकसद लिखता था। उसके हाथ में ये गेंद बस गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि एक कंगालों के किंग। इधर आ। सर, बाइक लेकर जा और 10 मिनट में ये सारे बॉक्सेस डिलीवर करके आ। वेद ने ये सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागते हुए सबकी डिलीवरी करने निकल पड़ा। अरे इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि बाइक खाली पड़ी है। मैनेजर की गालियों से अनजान वेद खुद के निकाले शॉर्टकट से भागता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज के लॉबी में जा पहुंचा। लॉबी के बीच में खड़ी एक सुंदर लड़की की नजर वेद के पसीने से भीगे फटी शर्ट की तरफ गई। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? नहीं मैम, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने।
ट्रस्ट में, मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए, किसी खीरा के नाम से है। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता है? एंड बाय द वे, तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उड़ाया, यू डफा? आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिल मिलाई कियारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में काफी बढ़िया थी। थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू! आज स्टाफ कम है। वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रहा है, वो बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो तुझे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी परमानेंट कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। आप बस देखते जाइए वेद का कमाल। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। वेद की धड़कन तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जासूसों का गुजरेगा। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही वजह है, मौत। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन है इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर से उस शख्स की तस्वीर दिख गई। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार साले, निकल जा यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं। चोर साला! गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। Bloody boss. You are fired! उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में उसे कोई महंगा फोन तो नहीं मिलेगा, पर एक कम दाम वाला स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। एक तरफ वो सोनिया के साथ फ्यूचर का सपना देखे जा रहा था, दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए एक और धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाना ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। यार सोनिया, यहाँ तुम उस लूजर के साथ बात करती रहती हो। सिर्फ बात करना नहीं कहते, अपनी बातों से चलाना कहते हैं। और बॉयफ्रेंड तो मेरे तुम ही हो ना। कहाँ वो कंगाल, कहाँ तुम किंग। वेद, तो यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ उसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है इस 2 कौड़ी का फोन।
मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी साला। वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई, जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। हम सावित्री देवी रायजादा। एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद लिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं हो, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस? आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला, टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझ पे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है। तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये तस्वीर आपके पास कहां से आई? और ये आधी क्यों है?
सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं हैं। हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत पापा, आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत, मौत। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। तेरी हिम्मत कैसे उनके बारे में बात करने की? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। वेद, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। पर जो भी था उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कीरा, सॉरी मिस कीरा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का एक हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का, वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन
कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहां हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहां अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। ये नहीं दिखता। दादी आप दोनों तो मुझे वहां अकेला ही छोड़ा है, और ये सब भगदड़ क्यों मची हुई है बाहर? क्या आप परेशान क्यों हैं? फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो यहाँ से गायब है। पर दादी कोई चोर ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। कोड? कौन सा कोड? और ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दादी? ये समय सवाल जवाब का नहीं है। कोई तो है जो तुम्हारी असलियत जान चुका है, और ये भी जान चुका है कि हम दोनों मिले हुए हैं। अब समय आ गया है, तुम्हें कंपनी में अपने पैर जमाने होंगे, अपनी पोजीशन बनानी होगी जल्द से जल्द। अब सवाल ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, सवाल ये है कि उसका अगला वार कब और कहाँ होगा। You know what? I hate you. क्या ड्रीम्स थे मेरे? मेरा पार्टनर हो ना, जो मुझे समझे और जिसके साथ मुझे सेफ फील हो, मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करे, मेरे लेवल का मिस्टर के जैसा। लेकिन मुझे क्या मिला? संभालो अपने आप। I am not happy. मैं पता है 5 years की थी जब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, ठीक है। और मैं 20 years से मैंने अपना बिजनेस संभाला, अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले गई। पता है क्यों? कि दादी को एक दिन मुझ पर प्राउड फील होगा। मैंने उन पे आंखें बंद करके भरोसा किया, बट और दादी ने क्या किया? एक सड़क छाप से मेरी शादी कराती। ओके प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। I'm hurt. क्या रहा? संभालो। Don't touch me, delivery boy. ओके लिसन। अभी वो इसी सोच में थी कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से एक काला हेलमेट पहने हुए शख्स तेजी से बाइक उनकी ओर बढ़ा रहा था, जैसे मौत ने सुपारी ली और वक्त के कांटे आज रुकने वाले हों। वेद ने कियारा को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सीधा वेद की तरफ उछाल दिया, और अगले ही पल किसी साए की तरह वापस अंधेरे में गायब हो गया। क्या ये भी उसी मिस्ट्री मैन के आदमी तो नहीं? लेकिन इस एनवेलप में है क्या? लड़खड़ाती कियारा को संभालते हुए सीधा मैंशन ले आया। अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे, और फिर उसने अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। कियारा याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन क्लब के बाद का हर पल उसके दिमाग से जैसे मिट गया हो। गुस्से और घबराहट के बीच उसकी नजर वेद पर पड़ी, और बिना कुछ सोचे उसने वेद को जोर का किक मार दिया। क्या कर रही हो? रोज WWE खेलते हो क्या घर में? तुम मुझे किक मार रही हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? Get out right now. एक सेकंड नहीं जाऊंगा, दादी का ऑर्डर है। दादी ने बोला है कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ इस रूम में, रूम पार्टनर बन के। दादी का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। तुमने और दादी ने ना लाइफ फेल बना दी है। रेखा
सीमा! हेलो मैडम, अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफ़ी मंगाऊँ आपके लिए? रात को तो आप बहुत नशे में थी। मैंने और रेखा ने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ओह गॉड, इसका मतलब मेड्स ने मेरे कपड़े चेंज किए। मैं बिना वजह जाने क्या क्या सोच बैठी, और वेद ने तो मुझे छुआ तक नहीं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अचानक से वेद को याद आया कि वो एनवेलप जो कल रात उस बाइकर ने तेज रफ्तार से भागते हुए वेद की तरफ फेंक दिया था, कल रात कियारा के नाटक में वो टेबल पर ही छूट गया था। वेद तुरंत एनवेलप उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास निशान पर पड़ती है। फोटो के कोने पर एक पुरानी मोहर लगी थी, वही मोहर जिसने उसने अपने पापा के पास बार बार देखा था। वेद के दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो उसी फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गया था। फोटो उस आदमी तक पहुंची कैसे, और उसका असल चेहरा क्या है? तभी जब उसने एनवेलप में फिर से हाथ डाला, अंदर से एक चिट्ठी निकली। सच जानना चाहते हो तो यहाँ पहुंच जाओ। मुझे लगता है सच का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वेद दिए गए पते पर पहुंचा, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग। अंदर घुसते ही उसकी नजर खंडर के छोर पर खड़े एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। गंजा सर, खतरनाक टैटूज, लंबी दाढ़ी, मूंछ। ये कोई आम आदमी नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? अब मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? फोटो डिकोड हो गया। वो शख्स वेद की तरफ पलटा। वेद जवाब का इंतजार करता रहा, पर वो आदमी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर वेद का गुस्सा और भड़क उठा। किंग, तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद तुम ही किंग हो। किंग, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। ये खेल तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, उसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड, और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। सिर्फ तुम ही इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। अब इस फोटो को डिकोड कर दो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फोटो का दूसरा हिस्सा तो चोरी हो चुका है। मतलब उन्हें पता चल गया है। कोड को डिकोड करने के लिए फोटो का दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है किंग। समय किसी के लिए नहीं रुका है किंग। हम फिल्म मिलेंगे। ये रकीम क्या वाकई लॉयल था या कोई दुश्मन? डैड आखिर कौन थे? क्या दादी भी रकीम को जानती हैं? अगर ये चाल भी है तो एक बात तो तय है, ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्ट्री मैन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक! सुबह सुबह किसकी डिलीवरी देने आया है? हाँ? कंपनी का स्पेशल एम्प्लॉय कार्ड देखकर गार्ड हड़बड़ाया। सॉरी सर। अपनी बीवी और दुनिया के सामने अपनी असली पहचान कबूल कर ले कि तू ही गद्दार का बेटा है, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तुझे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। बीवी मतलब किसी और को मेरे और कियारा की शादी के बारे में पता है, और मेरे पास्ट के बारे में भी। ये ख्याल आते ही वेद सीधा कियारा के कैबिन में घुस गया। अरे रुको रुको रुको, यू कांट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। तू अंदर कैसे आया? तुम्हें किसने आने दिया? गेट आउट नाउ, गेट आउट! चाचा जी, ये मेरा नया असिस्टेंट है, इसे दादी ने अपॉइंट किया है।
ये मेरी माँ को और कोई नहीं मिला क्या? इससे पहले कि वेद इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक कियारा का फोन बजा। What? दादी का एक्सीडेंट? इस वक्त दादी का एक्सीडेंट, ये सब स्कॉलर का काम तो नहीं? अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या वो सच में दादी को नुकसान पहुंचा सकता है? और रॉक्स फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी? अभी कहाँ है वो? नेक्स्ट ट्रॉमा सेंटर। फाइन फाइन, आई एम कमिंग। कियारा और चाचा जी के साथ वेद भी हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसके फोन की घंटी बज उठी और फोन उठते ही फिर से वही मिस्टीरियस आदमी की आवाज। आज पूरी दुनिया को तू खुद बताएगा कि वेदांत विक्रम कपूर एक गद्दार का बेटा है। सुन बे गीदड़ की औलाद, तेरे शतरंज का मोहरानी हूं मैं। तो जो भी है, तो जहां भी है ना, पाताल लोक से भी तुझे घसीट के निकालूंगा मैं। बच के रहना। टाइम इज टिकिंग। दादी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। तू मेरी बात सुन। छुपन छुपाई ना बचपन में खेला करता था मैं। अगर हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा। एक बार हाथ चढ़ गया ना, उसके बाद पूरे 18 साल का हिसाब ना तेरे टुकड़े करके लूंगा। लड़ने का बहुत शौक है तुझे, तो आज लड़ अपनी किस्मत से। मैं वही हूँ जहाँ तेरी प्यारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। 2 बजने में आधा घंटा बचा है। आई एम वेटिंग। उसे आधे घंटे से पहले रॉक्स फैक्ट्री पहुंचना था, लेकिन हॉस्पिटल से फैक्ट्री का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर था। इतने कम वक्त में मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर फैक्ट्री तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वे दौड़ते हुए शॉर्टकट लेकर निकल पड़ा। What? दादी की एक्सीडेंट की खबर लीक कैसे हुई? और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे गई? सभी मीडिया वालों ने मेंशन को घेर लिया है। ऑफिस में भी सब अग्रेसिव हैं। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। मीडिया घर और ऑफिस के बाहर है ऑलरेडी। I can't believe this. I'm coming. कियारा जल्दी में थी, लेकिन उसकी कार ने साथ छोड़ दिया। तभी अचानक एक टैक्सी आई। अरे मैडम, आप जल्दी में लग रही हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए, कहाँ जाना है आपको? लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी, अचानक कियारा के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तुम्हारे हस्बैंड का सच तुम्हारे सामने आएगा, ठीक 2 बजे। कियारा सोच में पड़ गई। वेद और उसकी शादी के बारे में सिर्फ दादी को पता था, तो फिर यह मैसेज किसने भेजा? कियारा तुरंत उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया, आपने गलत ले लिया है, हमें लेफ्ट लेना था। ये आप कहाँ ले जा रहे हो? भैया गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोको। बस कुछ मिनट और, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। अगर 2 बजने से पहले तूने अपना सच अपने मुंह से दुनिया को नहीं बताया, तो दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का सच सबके सामने रिवील कर दे। भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल से हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा वेद। और अगर उसने सावित्री और कियारा को खो दिया, तो वो जिंदा रहकर भी कभी अपने माँ बाप के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वेद के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त था, और इस 5 मिनट में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। आखिर किसे चुनेगा वेद?
कियारा को, सावित्री को या खुद को? आखिर कौन है जिसने वेद को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या है उस मिस्टीरियस आदमी का राज? जानने के लिए सुनते रहिए के फॉर किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।